अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अर्ज़ हल मुस्तरद बाय माह आरा का 10th एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। 3 दिन का कोटिस फैक्ट्री एक्सपो आज उस इख्तितामी तकरीब और डिनर के साथ अंजाम को पहुँचा था। एसएस ने भी अपना स्टॉल लगाया था। पहले 2 दिन सुमन और फैक्ट्री की दीगर इंतज़ामी अमूर पर फाइज ख्वातीन ने शिरकत की थी, पर आज उसे यहाँ असनाद लेने खुद आना पड़ा था। तकरीब के इख्तिताम पर डिनर बुफे था। वो पालक की कोई डिश और एक चिकन का ग्रिल्ड पीस कुछ सलाद के साथ प्लेट में रखे एक तरफ आ गई थी। खाते हुए सोशलाइज करना उसे समझ नहीं आता था। पालक मुझे भी बहुत पसंद है। टेबल से टेक लगाए प्लेट में चम्मच चलाते वो उस आवाज़ पर चौंकी थी। आप? बेहराम सोमरू अपनी प्लेट लिए उसके करीब आ खड़े हुए थे। तकरीब के इख्तिताम तक वो नहीं दिखे थे। उसे न जाने कब आए थे। पार्टी का दावतनामा मेरे ही पते पर अरसाल किया गया था। पहले तो कभी ऐसे दावतनामों को कबूलियत का शर्त नहीं बख्शा था आपने। ऐसे दावतनामे उन्हें दिन में 10 मौसूल होते होंगे। हाँ देखो ज़रा, औलाद सब करवाती है। वो हंसती है। वो वाकई ऐसी किसी तकरीब में शिरकत नहीं करते थे। आज भी उसकी मौजूदगी की तसल्ली करके तकरीब में बिल्कुल इख्तिताम पर पहुँचे थे। वो इसलिए आया हूँ क्योंकि आपने घर तुम आने नहीं देती और मेरे घर तुम आती नहीं हो। ऐसी 100 पाबंदियाँ तुमने ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस के लिए लगा रखी हैं। वो तकरीब के बिल्कुल आखिर में बस उसकी मौजूदगी यकीनी बनाने के बाद ही आए थे। उस दिन अदबा से मुलाकात के बाद अनका ने बहुत कतईयत से उन्हें मना किया था। वो उसकी बात का पास रख सकते थे, पर बस एक हद तक ही। देखे सोमरू साहब, मैं आपके साथ दिखना अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारे मिलने का दुनिया को देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो बहुत गैर सियासी होकर अपना काम करती थी। यूँ किसी बड़ी जमात के कहनारकिन के साथ दिखना उसके काम की साख के लिए बेहद मज़र था। वो साफ़ी तो आता है तुम्हारे घर, पब्लिक प्लेसेस में भी मिल लेती हो उससे। सारी पाबंदियाँ मेरे लिए क्यों? इस जिक्र पर वो हैरान हुई। रहबर का यहाँ क्या जिक्र? आपका और उसका क्या मुकाबला? कैसा तकाबली जायज़ा था ये? मुकाबला तो खैर कोई नहीं है। हाँ, यह जिक्र यूँ है कि खुफिया ताल्लुकात को बरतने में इस कदर तजाद क्यों? ठीक है, वो शोहर है तुम्हारा, पर मैं भी बाप हूँ, कुछ रियायत मुझे। उनके अगले जुमले ने उसका दिमाग भग से उड़ाया था। वो उस खामोश मायदे को यकीनन कोई खुफिया बाकायदा शादी समझ रहे थे। ये आप क्या? हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, साथ काम करते हैं। जरा शायद उसने सामने खड़े शख्स से ही मिरास में ली थी। तफसील में वो फिर भी नहीं गई। मैं भी शाहीन का बहुत अच्छा दोस्त था। दोस्त तो वैसे हम भी बन सकते हैं, क्या ख्याल है? बहस नहीं की गई थी, पर साफ जाहिर था उसकी बात को संजीदा भी नहीं लिया गया था। और रहा काम तो दरअसल इसी सिलसिले में मिलना था तुमसे। तुमने जो अपने दोस्त के साथ यतीम खाने पर प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, वहाँ चंद बच्चों की कफालत का जिम्मा लेना चाहता हूँ मैं। दोस्त पर ज़रा ज़्यादा जोर डाला। वो उसी लिए आए थे आज यहाँ। मुराद का नाम पर एक राइस मिल थी। मैं चाहता हूँ उसे मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के नाम कर दूँ। जो मुनाफा आएगा वो उन बच्चों का। ये वो कुछ वक्त से सोच रहे थे, जब से अनका के काम का इल्म हुआ था और इरादा कुछ और पुख्ता हो गया था। मना मत करना, यह हम दोनों से बहुत ऊपर की बात है, मुझे करने दो। उसके चेहरे के तासुरात अल्फाज के मोहताज नहीं थे। उनके साथ वो एक इतना मुस्तकिल सिलसिला शुरू करते झिझक रही थी। आप शी सपोर्ट में भी डोनेट, वो वहाँ से फिर रकम घर के लिए भेज दिया करेगी। उन्हें घर से जोड़ना एक तरह से अपनी जाती ज़िंदगी में दाखिल करने का पहला कदम ही लगा उसे। वो आज यहाँ खड़ी उनसे बात कर रही थी, उन्हें कतईयत से मना नहीं कर रही थी, क्योंकि कहीं बहुत अंदर अतबा के सबब उसके अंदर की कड़वाहट कदर कम हो गई थी। मोहब्बत की चंद छींटें और दिल की सुलगन मध्यम पड़ने लगी थी। बहराम सोमरू की मौजूदगी ने पहली 2 मुलाकातों की तरह उसके आसाब नहीं झटकाए थे। उसे उन पर वैसा गुस्सा नहीं आया था। मेरे होते हुए तुम जिन हालात में बड़ी हुई हो ना, उसका पछतावा बहुत बड़ा है। अगर इस तकलीफ से मैं एक भी बच्चे को बचा सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। इस पर आवाज़ मध्यम थी और अल्फाज रायगानी में लड़थड़े हुए थे। बेतासुर और खाली आंखें लिए उन्हें देखा। हाँ, आँखों का ये खालीपन उस बार तासुर जैसा था, कोई जज्बा ना समझ में आने वाला, बहुत अदब, बहुत सहल। इनॉनमिस डोनर भी तो होते हैं आजकल। वो जैसे उसके झिझक भाग गए थे। अनका ने इस्बात में सर हिलाया कि हाँ होते हैं। तो क्या उसने रजामंदी दे दी यूँ इतनी आसानी से? इस्बात में हिलती उसकी गर्दन ने बहराम सोमरू के चेहरे पर मुस्कुराहट के दर वाक़िया। इस दफ़ा उन्हें खामोशी से ये चौखट थामे रखने की उम्मीद थमाई गई थी, जाने अनजाने में ही सही। और रिश्तों को दुनिया के सामने कबूल करना सीखो। मुझसे तो चलो नाराज़गी है, जो ठीक भी है। इस बेचारे की क्या कसूर है?
प्लेट टेबल पर रखते नसीहत के अंदाज में उसका सर थपाया था। वो उसे खुश देखना चाहते थे। वो कामयाब थी पर उन्हें कभी खुश नहीं लगी थी। और बहुत नरमी से कहते, एक ख्याल बहुत अचानक वारिद हुआ था। आंखें अचानक सख्त हुई। कहीं उसकी मर्जी पर तो नहीं कर रही तुम ऐसा? बाप की तरह उसने खानदान और शहर में अलग अलग शादियां तो नहीं की हुई? समझ क्या रखा है उसने तुम्हें? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे सहाफी। वो कफ मोड़ते रहबर का गायबाना गिरेबन पकड़ने के दर पर हुए अनका बौखलाई थी। राम सोमरू पारे सा मिजाज रखते थे, पल पल में बदलता हुआ। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कुछ वजूहात। आप रहबर के वालिद को जानते हैं? उन्हें रोकते समझाते जैसे वो अचानक उस नुक्ते पर टिटकी। दरअसल सवाल ये था कि आप जानते हैं रहबर उस्मान का बेटा है। वो तो नहीं जानती थी। ये मामलात इतने आम थी, जाहिर है होंगी। रहबर की माँ से उसके बाप के कोई खुफिया शादी तो नहीं थी। वो इस हवाले को केश नहीं कराता था, अपनी अलग से पहचान बनाए हुए था। उनमें किसी एक बात का भी ये मतलब नहीं था कि यह कोई राज था। हुजरा शाह मुख्तार वाले भले उसे ना पहचानते हों कि वो वहाँ नहीं आता था, लेकिन इस्लामाबाद के मुख्तसर से हल्के में ऐसा मुमकिन नहीं था। तुम्हें मुझ में इतनी दिलचस्पी रही ही कब है कि मेरे मुतालिक कुछ जानना चाहो तुम? किसी का तल्ख सा जुमला समातों में गूंजा था। जाहिर है एक वक्त में एक पार्टी में रहे हैं हम, फिर असेंबली और सीट में भी दोस्ताना राब्ता थे हमारे। ये अलग बात है कि उसका वो बेटा टीवी पर उन ताल्लुकात का ज़रा लिहाज नहीं करता। वो उसकी कैफियत से बेखबर कह रहे थे। आखिरी जुमला कुछ चेहरे के साथ भी बिगाड़ते अदा किया। दूर खड़ा उनका पिया अब उन्हें चलने का इशारा कर रहा था। बेसमेंट में जमात के चेयरमैन के साथ एक अहम मीटिंग थी। कुछ अलविदाई कलामात कहते उसे वहीं छोड़ते वो चले गए थे। गुफ्तगू के बिल्कुल आखिर में वो अचानक ही गुमसुम सी हो गई थी। वो नोट किए बिना नहीं रह पाए थे, पर फिलहाल वो उन्हें इतनी इजाज़त नहीं देती थी कि वो पूछ सकें। नवासी से बेटी की खैरियत पूछने का इरादा करते वो चले गए थे। वो वहीं प्लेट थामे वैसे ही खड़ी रही थी। प्लेट में सब्ज़ पालक अब भी कुछ बची हुई थी। वो सोने के लिए कोई किताब लिए आकर लेटी थी जब फ़ोन पर महजाद का मैसेज आया। 11 बज रहे थे। उनकी बस सलाम दुआ जितनी ही बातें होती थी। ये पैगाम मामूल नहीं था। सलाम सलाम जो तमहीद लगा उसे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अपने घर के लॉन्च के सोफे पर किताबें फैलाए। महजाद को इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद नहीं थी। ठीक तुम? सोचकर लिखते कुछ घबराहट भी हुई। अब बात वापस नहीं ली जा सकती थी। क्या सोचकर उसने यूं मैसेज खड़का दिया था उसे? फाइन, 2 लफ्ज़ी पैगाम का 1 लफ्ज़ी जवाब दिया। एक हेल्प चाहिए थी, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो। एक जुमला मुख्तलिफ अंदाज में लिखकर आखिरकार भेजा। अब कुछ तो कहना था। श्योर? उस सवाल का जीना को ये एक ही जवाब आता था। कल एक सब्जेक्ट का मिड देना था। आसपास बिखरे किताबें से ये एक बहाना सूझा था। 5 मिनट बाद मेज़ पर रखे लैपटॉप पर जीना की गूगल पर कॉल आने लगी। वो गड़बड़ाकर सीधा हुआ। वो ज़्यादा ही संजीदा हो गई थी। कॉल रिसीव हुई तो वो उसे एक स्टडी टेबल पर एक रजिस्टर और नोट्स सामने रखे नजर आई। ये क्या हुआ है? दूसरी तरफ वो तकरीबन चीख उठी थी। उसके माथे और हाथों के गिर्द बंधी पट्टियाँ देखकर। छोटा सा एक्सीडेंट? ये मैसेज वगैरह के चक्कर में वो अपनी हालत भूल ही गया था। गॉड, कैसे? छोटी सी तो नहीं थी ये चोटें। बाइक? मेहरबानों ने जब से यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया था वो कोशिश करता था गाड़ी और ड्राइवर उसके लिए हर वक्त मौजूद रहे। फ़िलहाल गाड़ी एक ही थी। मेहरबानों के लिए दूसरी लेने तक उसने बाइकिंग का शौसा छोड़ा था, जिसके नतीजे में हाथ और पसलियाँ तोड़वा बैठा था कि चलाने की कभी आदत रही थी और ना ही इतनी अच्छी मोटरसाइकिल चलाना उसे आता था। फ्रैक्चर है? वो फिलफोर परेशान हुई। और कल पेपर है, लिखोगे कैसे? महजाद का अस्पात में हिलता सर देखकर उसे नई फिक्र ने आन घेरा था। मैं बाएं हाथ से लिखता हूँ। बायां हाथ उठाकर दिखाया जो खुशकिस्मती से महफूज रह गया था। ये सब्जेक्ट तो शुरू के सेमेस्टर्स में पढ़ाते हैं, तुम लोगों को लास्ट में क्यों? चंद मिनटों बाद वो अपने उस सब्जेक्ट के बकिया नोट्स भी उठा लाई थी। मतलब पाकिस्तान का निसाब मुल्क भर में तकरीबन एक जैसा ही पढ़ाया जाता था। महजाद को अच्छा नहीं लग रहा था अपने एक्सीडेंट के बारे में जिक्र करना, तो इसरार उसने भी नहीं किया था। हमें भी शुरू में पढ़ाया था, रसा से बताया। तो फिर? ओह, उलझ कर कहते जैसे समझ आ गया था। वो कोर्स रिपीट कर रहा था। सोए नहीं हो अभी तक महजाद? डॉक्टर ने आराम करने का कहा था। दवा कैसे असर करेगी? पानी का खाली जग लिए मेहरबानो सीढ़ियाँ उतरती हॉल के कमरे में आई तो उसे लैपटॉप के सामने रखे सोफे पर मौजूद पाया। कैसी है बानो? लैपटॉप से आती आवाज़ पर कुछ हैरान सा घूमकर स्क्रीन के सामने आई। जीना, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ क्या कर रही हो?
वीडियो कॉल पर जीना को देखकर वो मुस्कुराई, हैरानी कुछ दबाई। मेहरजाद और जीना की अच्छी बातचीत थी, पर उसे दोस्ती के ज़ुमरे में नहीं लाया जा सकता था। मेहरजाद बहुत रिवायती सा ख्वातीन से एक मखसूस फासले पर रहकर बात करने वाला लड़का था। कम अज़ कम उसे तो यही लगता था। मैं बिल्कुल ठीक, हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। अपना रजिस्टर आंखों तक लाकर दिखाया। मेहरबानो उसके अंदाज पर मुस्कुराई। तुम्हारे तो ख़त्म हो गए होंगे ना इम्तिहान? चंद दिन कबल जीना की स्टोरी देखी थी, पर्चे ख़त्म होने की खुशी में अपलोड की गई थी। जी अभी 2 दिन पहले ही हुए हैं। तो यूँ कहो ना कि पढ़ा रही हो। मेहरजाद थ्योरी के मज़ामीन में कुछ कमज़ोर था। उसने मदद मांगी होगी और जीना को वो इतना तो जानती थी कि वो लड़की किसी की भी मदद को हमा वक्त तैयार रहती थी। ये बात समझ आ रही थी, पर यह सब्जेक्ट तो वो भी पढ़ा सकती थी। मेहरजाद को फिर जीना को कॉल। नज़र भरकर भाई की शक्ल देखी। बेइख्तियार एक दुआ सी निकली दिल से कि इस सब के पीछे वो एक तरफा जज्बा कार फरमाना हो जो वो समझ रही है। वो उस तकलीफ से मेहरजाद के दिल को महफूज रखना चाहती थी, भले ही अपना रख पाई ना हो। तुम्हारा ये टूटा फूटा साकिब बहुत लापरवाह है। जान निकाल दी थी इसने मेरी और अम्मी की। किस कदर गैर जिम्मेदारी से काम लिया है इसने। गाड़ी के होते हुए बाइक चलाने की कोई तुक बंदी है, वो भी बारिश। ये महज एक गुमान भी तो हो सकता है। लम्हे भर में सब झटक दिया। यार बानो, आप तो शिकायतें लेकर बैठ गई। हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ा रही थी उसे, पर अब वो उसे उस्तानी का दर्जा देकर अपनी शिकायतें सुनता तो नहीं देख सकता था ना। हाँ, तो शागिर्द की शिकायत उस्ताद से ही तो की जाती है ना, क्यों जी ना? मेहरबानो मुसर थी उन्हें उस्ताद और शागिर्द की खानों में फिट करके दम लेने पर। बिल्कुल, कितनी गलत बात है मेहरजाद। जीना ने भी तायद करते हुए उसे मसनूई सा घूरा। उसे तो यूं भी बड़ी भी बनने में बहुत वक्त नहीं लगता था। ये सरमद का ऑफिस था, जहाँ वो मरकजी कुर्सी पर सामने रखी मेज़ पर बहुत आगे होकर बैठा कुछ परेशान सा था। उसके ज़ात का तनाव सारे में छाया हुआ था। वो फ़ोन कॉल लोग खोलकर दिखाता कुछ कह रहा था। कॉल रिकॉर्ड में ज़्यादातर प्राइवेट नंबर से आई कॉल्स थी। जानते हो, अभी तुमने मुझे सिर्फ एक मेल भेजा है, जिसे मौसूल करने के बाद मैं अनगिनत कॉल्स मौसूल कर चुका हूँ। इकोनॉमिक मेल्टडाउन के दहाने पर खड़ी है। ये वक्त नहीं है इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर पूरे 2 माह 12 एपिसोड्स करने का। मैं इसकी इस तरफ की कुर्सी का रुख 90 के एंगल पर किया। उस पर रहबर उस्मान बराजमान था, कुछ जामिद और साकित सा, सरमत फिकर अनदेखी करता हुआ। यही तो वक्त है बताने का कि जब बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात तक आवाम की मस्जिद नहीं, ऐसे में टैक्सेस का एक बड़ा हिस्सा कहाँ इस्तेमाल होता है। यही वक्त है बताने का कि किस तरह टोल प्लाजा का अरबों खरबों का जमा किया गया टैक्स उनके किसी काम नहीं आता। यही वक्त है उन्हें दिखाने का कि ये कहाँ जा सकता था और कहाँ जाता रहा है। कुर्सी सीधी करते रुख सरमत की जानिब किया। उसी के जुमले से जर का नुक्ता उठाया। ये बड़ा रिस्क है, कुछ मसलहत अपनाई। ये मेरी जॉब है। वहाँ बस कतई थी। तुम जानते हो ना, ऐसे वक्त में तवज्जा इदारों के खुद मुख्तार मुआशरत की सिमत मोड़ने का क्या मतलब है। वो खोल कर सवाल कर रहा था। उसे सब बावर कराना चाहता था। मैं सब जानता हूँ। बेबसी गहरी सांस भरते सरमत पीछे हुआ। पिछले 3 साल से वो साथ काम कर रहे थे। ऐसे मुबाहिस वो महीने में 3 बार करते थे, पर इस दफ़ा हालात जिस नहज पर थे और जिस बर्बरियत से आवाज़ें दबाई जा रही थी, सरमत चाहता था वो कुछ एहतियात करे। और मैं 3 के बजाय 2 शो करना चाहता हूँ अब, और इनमें भी लाइव सिर्फ 1 दिन आऊँगा। ये भी अप्रूव करवा कर दो मुझे। ऐसी फिक्रें रेबर कम ही पालता था। वो दूसरा मौजू उठा लिया। वो अब पहले जितना वक्त नहीं दे सकता था। वक्त 2 जगहों के दरमियान बांटना था। उस्मान, तुम मेरी आजमाइश क्यों बढ़ा रहे हो? चैनल, मुल्क, दुनिया, हर जगह से निकलवाओगे तुम मुझे। वो जो हार मानकर पीछे को होकर बैठा था, फिर झुंझलाकर आगे हुआ। चैनल पर सबसे ज़्यादा उसका शो देखा जाता था। टीआरपी और ऑनलाइन वीडियोस दोनों ही बहुत आते थे। अब वो 1 दिन कम करने का कह रहा था। सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सरमत उसे देखता रहा। वो नहीं मानेगा, उसे इल्म था। वो उसकी सिर्फ वही बातें मानता था जो वो मानना चाहता था। टीम को ये मेल फॉरवर्ड कर दो, काम आज ही शुरू हो जाना चाहिए, अगले हफ्ते से हम शुरू कर देंगे। वो कहते हुए कंप्यूटर की तरफ इशारा करता उठ गया था। जीना ऑफिस में इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन टूट गया है, दूसरा खरीद लाऊं? अपने ऑफिस की सिम जाते गजीन के क्यूबिकल के सामने से गुजरते क्रेडिट कार्ड उसके डेस्क पर रखकर वो आगे बढ़ गया। सुबह स्टूल पर चढ़कर किचन का फ्यूज़ हुआ बल्ब बदलते
सब शिकन के भारी भरकम वजूद के नाजुक से स्टूल से उलझने पर टॉर्च के तौर पर इस्तेमाल होने वाला फ़ोन हाथ से गिरकर वफात पा चुका था। ऑफिस में दाखिल होते ही जीना को 5 मिनट का हाथ से इशारा करता लैपटॉप ऑन कर गया था। चंद आर्टिकल फॉरवर्ड करने थे। जीना उसका इंतज़ार करते हुए उसके दफ्तर की तरतीब जोड़ रही थी। उसके बनाए मुजस्मों को कोने में धूल सी जमी थी, जिसे टिश्यू गीला करके एहतियात से साफ़ किया। एग्जीबिशन शाम 5 बजे तक चलना था, सो उसे कोई जल्दी नहीं थी। आज उन दोनों का साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में जाने का प्लान था। पिछले कुछ वक्त से जीना को वो वक्त नहीं दे पाया था, सो कल उसे खुद ही कुछ प्लान करने का कहा। वो तो जैसे तैयार ही बैठी थी, फ़ौरन उस एग्जीबिशन का पोस्टर फॉरवर्ड किया। कैसा फ़ोन चाहिए आपको, मॉडल वगैरह और बजट? गजीन जारी किया गया हुक्म के तफसील लेने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अच्छा चल जाए, ज़्यादा साल, बैटरी लाइफ अच्छी हो, स्टोरेज हो और ओवरलैग ना करे बस। और बस यही। फ़ोन लोग कितना छान भटक कर लेते थे। उसका बॉस हर मौके पर बताता था कि हाँ मैं अजीब हूँ और हाँ मजबूत हो, गिरकर अब वाले की तरह मर ना जाए। एक और नुक्ता याद आया, भाई ये आप 4 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। फ़ोन बेचारे का कसूर नहीं था, जीना ने उसे रोज़े अव्वल से यही फ़ोन इस्तेमाल करते देखा था। हाँ, कसूर तो चाचा के उस बिल्ले का था। अगर वो जानवर ना होता तो मैं उस पर संजीदगी से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करने का सोचता। मुझे पूरा यकीन है वो जब मुझे यकटक घूरता है ना, तब मेरे कत्ल के मंसूबे बना रहा होता है। कुछ चिढ़कर कहा। जीना हंसती। बजट? पुराने वाले से एक मॉडल नया ले आना, जितने में आता है। उसका बॉस भी ना, कंपनी ने उस रेंज के फ़ोन बनाने भी कब के तर्क कर दिए थे। वो वापस मुड़ गया कि ड्राइवर से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। परसों से सेमेस्टर ब्रेक है ना तुम्हारी, फिर कुछ दिन मुल्तान चलेंगे। तस्दीक करता लैपटॉप का लेड बंद करता वो कुर्सी से कोट उठाने कर कह रहा था। वाकई मुझे कल ही बानो कह रही थी आने का। आप महरजाद को देखने जा रहे हैं? देखने? उसने कोट पहनते पहनते बहुत उलझ कर जीना को देखा। वो उसका एक्सीडेंट, हाथ फ्रैक्चर हुआ है ना उस, आपको नहीं पता? बताते बताते जैसे एहसास हुआ। कैसे एक्सीडेंट? या अल्लाह, वो घबराया था। बाइक? गाड़ी की चाबी उठाते वो दरवाजे की सिमत तेज कदमों से बढ़ते अचानक रुका, जैसे होश आया। जीना, ये एग्जीबिशन तुम किसी और के साथ चली जाओगी? आई एम सॉरी। परेशान हाल सी बेबस माजरत ही कर सकता था वो उस वक्त। भाई महजर ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, आप जाएं। वो समझती थी क्या ज़्यादा ज़रूरी था। मुस्कुराकर रहबर की तसल्ली दी। तुम किसके साथ जाओगी? फिक्र तो ये भी थी वो कितनी पुरजोश थी उस एग्जीबिशन के लिए। आनी ने तो कोर्ट जाना था आज, अदबा की कंप्यूटर क्लासेस। अपने ऑप्शंस पर गौर करते शीशे के दरवाजे के पार अपने क्यूबिकल में बैठे गजीन पर नज़र पड़ी। वो मुस्कुराई। ये एक अच्छी आउटिंग हो सकती थी। आप जा रहे हैं तो गजीन तो फ्री होगा ना अब? उसके सवाल का असबात सर हिलाकर जवाब देते उसे अब साथ आने का इशारा किया। जीना के साथ जाओ, और खबरदार जो इसे पीछे स्कूटर पर बिठाया तो एक तो पहले ही हाथ तुड़वा कर बैठ गया है। बाहर आकर लम्हे भर को रुककर एक हुक्म गजीन को दिया और दूसरा अजीना को, और तीसरा जुमला बड़बड़ाहट से ज़्यादा नहीं था। कहाँ जाना है? स्कूटर वाली बात कहीं जीना को गई थी, पर लगी उसे ज़्यादा थी। आर्ट्स काउंसिल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन हो रही है वहाँ। पुरजोश से अंदाज में उसे बताया, जैसे वो भी सुनकर इतना ही खुश होगा। मुझे इन सब में कभी कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। वो नहीं गया था पहले कभी ऐसी किसी जगह और नहीं समझ आता था ये सब, पर बात पूरी सुनी कहाँ गई थी। कोई बात नहीं, भाई कह कर गए हैं ना, तो पार्ट ऑफ योर जॉब समझ कर आ जाओ। मैं राइड बुक करवा रही हूँ। फ़ोन पर गाड़ी बुक करते उसने गजीन का इनकार सुना ही नहीं था। अब लिफ्ट की तरफ जाते वो उसे फ़नकार से मुतालिक ऐसी मालूमात दे रही थी जिसका अगले को ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। हाथ में मौजूद फ़ोन में महरजाद की चैट में उसका भेजा एक सत्री मैसेज उसके सब्जेक्ट से मुतालिक ढेरों लिंक्स के दरमियान कहीं बिना देखे ही दब गया था, जो कह रहा था मेरे हाथ के मुतालिक भाई को मत बताना, वो खामोखा ही परेशान होंगे। PNCA की वसी गैलरी में वो एक तस्वीर के सामने खड़ी थी। बनाने वाले के फ़न से अजहद मुतासिर थी। ये पेंटिंग कितनी इंटरेस्टिंग है। इस औरत की आंखें तुम्हें कैसी लगी? साथ मौजूद गजीन को मुखातिब किया, जो लगा बंधा सा तस्वीरों के बजाय यहाँ वहाँ देख रहा था। चेहरे पर खफगी कुछ इतनी भी पोशीदा नहीं थी। तस्वीर की आंखें देखना इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब, टका सा जवाब दिया। दरअसल उसके अल्फाज लौटाए। तुम्हें क्या हुआ है अब? जिना की महवियत टूटी। वो नफ़ी में सर झटकता सफारी जैकेट की जेबों में हाथ फंसाए रुख दूसरी तरफ मुड़ गया। चलो बताओ क्यों मुँह बनाया हुआ है, वरना मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से।
और ना तुम्हें अपना मूड और प्लान खराब करने दूंगी। मैंने 15 दिन से इंतज़ार कर रही थी इस एग्जीबिशन का। भाई से खास कहकर पास मंगवाए थे, वो घूमकर उसके मुकाबिल आई। भाई से कहकर पास भी आ गए और मैं भी। मुझ में और इन पासेस में कोई फ़र्क है या नहीं? अचानक से ही सारा गुस्सा उद आया था। जीना हैरान हो गई थी गजीन के इस रद्द अमल पर। तुम खुद आकर भी मुझे साथ चलने का कह सकती थी। ये बॉस से कहकर हुक्मनामा जारी करवाने का क्या मतलब हुआ? क्या हम दोस्त? वो इस वजह से खफा था। 2 लम्हे हैरान रहकर तीसरे लम्हे वो कहकर लगाकर हंस दी। गजीन ने उसे उलझ कर देखा। यू वॉन्टेड टू फॉर्मली आस्क यू आउट। हंसी की वक्फों के दौरान तस्दीक चाहिए। आसपास के लोगों ने गैलरी के बीच खड़ी उन दोनों को रुख मोड़ कर देखा। गजीन खफत का शिकार हुआ। आस्क हर आउट? अस्तगफिरुल्लाह, उसकी 10 नस्लों में किसी ने किसी को फॉर्मली आस्क आउट नहीं किया होगा। ऐसा मैंने कब? वो गड़बड़ाया था। गुस्सा भाप बनकर गायब हो गया था। मतलब तो यही। वो अब भी हंस रही थी। तुम चाहते हो तो इसके बाद हम जहाँ कॉफ़ी पीने जाएंगे वहाँ के लिए मैं तुम्हें फॉर्मली। लोग अब भी उन्हें देख रहे थे, कुछ मुस्कुराकर कुछ शोर करने पर बेजारी से। सलवार कमीज और चोट में खड़ा वो रिवायती सा खिफ़्फ़त ज़दा लड़का और उसके सामने सर पीछे को गिराती हंसती वो ऊंची पौनी में जीन्स और कुर्ती में खड़ी गैर रवायती सी लड़की। वो देखो, उस पेंटिंग की आंखें भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है। लोगों की तवज्जो हटाने को उसने जीना का ध्यान दोबारा वैसी ही किसी पेंटिंग की जानिब मबदूल करवाना चाहा। वो बॉस के हुक्म सुनता ही अच्छा था। दोबारा ऐसे शिकवे वो मरकर भी नहीं करने वाला था उससे। वो बज़ाहिर हो गई थी। तस्वीर की मुतवज्जा पर मुकाबिल की टांग खींचती दबी दबी सी हंसी चेहरे पर अब भी मौजूद थी। जीना, वो जी छुआ। ओके सॉरी। जीना ने सरेंडर के अंदाज में हाथ खड़े करते खुद को बाज रखने पर हामी भरी। ये इस तस्वीर का सारा स्कल्पचर देखो, ये कितने टैलेंटेड लोग होते हैं। वो अब वाकई दोबारा तस्वीर की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। इस बार गजीन भी इस सब में ही तवज्जो से देख रहा था। ऐशा नहीं हुई थी। वो तीनों खाने के मेज के गिर्द मौजूद थे। एक तरफ हलीमा जो बराबर बैठे महजाद को निवाले बनाकर खिला रही थी, उसके हर तरह के इसरार के बावजूद कि वो उल्टे हाथ से खा लेगा। दूसरी तरफ मेहरबानो बैठी थी, माँ और भाई के ताल्लुक का मुलाहिजा करते खाना खाती हुई। सरबराही कुर्सी खाली थी, मुंतजिर सी। भाव, कोई साहब आए हैं, गेट खोलने का कह रहे हैं। चौकीदार कुछ मुअद्दब सा दरवाजे पर रुकता महजाद से मुखातिब हुआ। कौन है? मुड़कर सईद से पूछा। इस वक्त कौन आ सकता था जो सीधा गेट खोलने का कहे? कहीं मेहरान? खदशे कहत वो उठ खड़ा हुआ। वो खबरों में नहीं आते जो रेवर भाई हैं, तो गेट खोला क्यों नहीं तुमने? उसे यकीन नहीं आया था। आप ही ने कहा था कि गेट सिर्फ आपकी गाड़ी के मैं जाकर खोलता हूँ। वो उल्टे कदम वापस मुड़ गया था। महजाद उसके इस्तकबाल के लिए बाहर पोर्च में निकल आया था। मेहरबानो अपनी जगह बैठी ये सब देख रही थी। उसे लगता था वो अपने आने के बाद बस महजाद को बहलाने के लिए करता था, और आज वो वाकई चला आया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप वाकई आ गए हैं। वो गाड़ी से बाहर आया तो महजाद ने अपना ठीक हाथ उसके गिर्द फैलाकर उसे गले लगा लिया। आना तो था मुझे, पर तुम्हारी बात परश करने जल्दी आना पड़ा। उससे अलग होते महजाद के जख्मों का जायजा लिया। दाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था, बाएं गाल पर खराश थी, कनपट्टी पर भी एक नील का निशान था, पेशानी पर भी टाँके लगा जख्म पट्टी के पीछे मौजूद था। कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ था, ये करम था, उसकी माँ की दुआ थी। मरीज से आयादत होती है भाई, बात परश नहीं। कुछ मसनूई सी खफगी जताई थी। भाई को अंधेरे में रखने पर क्या होता है वो भी बता दूं? बस छोटा सा एक्सीडेंट। वो शर्मिंदा हुआ। साथ चलते हुए वो घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए तो हलीमा वहीं मौजूद थी। उनके सामने सर झुकाकर प्यार लिया, सलाम किया, तबीयत पूछी। आप परेशान होते भाई? हॉल कमरे के सोफे पर वो हलीमा और महरजाद के दरमियान आ बैठा था। मुलाजमा के साथ किचन से बाहर आते मेहरबानों की पहली नज़र ही नवारिद पर पड़ रही थी। सलाम किया, ट्रे लेकर मेज़ पर रखी। तो और कौन होता परेशान? उम्र से बड़े काम मत किया करो। वो ग्लास में पानी उंडेलते रहबर की महजाद को की जाने वाली सर्जरी सुन रही थी। उसने तो उन्हें भी नहीं बताया था। हॉस्पिटल दोस्त ले गया था उसे। आधा दिन वहाँ गुजार कर शाम में यहाँ भी वही दोस्त छोड़ कर गए थे। वो उसे इस हाल में देखकर परेशान न होती इस कदर तो ज़रूर खफा होती। और तुमने भी नहीं बताया मुझे? पानी का बड़ा हुआ ग्लास था। मैं वो बहुत अचानक ही उससे मुखातिब हुआ था। उनका ऐसा कोई राब्ता था ही कब कि वो बताती? मुझे इल्म नहीं था। महजाद ने आपको बेखबर रखा है। मम्मी के सामने वो बस यही कह सकती थी। मुझे खबर होती तो मैं पहले ना आ चुका होता।
वो फिर सवाल कर रहा था। मेहरजाद और अम्मी मौजूद ना होते तो वो पूछती कि वो पहले आया ही कब था, कि वो ये उम्मीद रखती। चाची, मुझे इसकी दाढ़ी का ख्याल न होता तो मैं आपके सामने इसे बताता कि किस कदर गैर जिम्मेदाराना हरकत की है इसने। भाई, नरम सा एहतसास उसने सख्त की सज़ा का सुनकर किया था। दोस्तों के सहारे इसे गाड़ी से उतरते देखा है, मुझे लग रहा था मेरा दिल फट जाएगा। अब मजीद नुकसान ना मैं देखने जैसी रही हूँ और ना सहने जैसी। रहबर के कंधे से लगी हलीमा भीगे लफ्ज़ों में अपने गम कह रही थी। अम्मी, मेहरबान ने एक और गिलास में पानी भरकर हलीमा की सिमत बढ़ाया, जिसे रहबर ने थाम कर उनके होठों से लगाया। इतनी लापरवाही, मुझे बेखबर रखने पर मैं क्या समझूं? गिलास वापस टेबल पर रखते फिर मेहरजाद से मुखातिब हुआ। आज जीना ना बताती तो मुझे पता ही ना चलता। वो वाकई बस परश करने के मूड में था। वो उसे छोटी से छोटी बात बताता था, यूनिवर्सिटी, गांव के मसले, और आज उसने अपनी तकलीफ छुपा ली थी। भाई, कोई बड़ी बात होती तो मैं आप ही को बताता, बस छोटा सा मसला था तो मुझे लगा खुद संभाल। आई एम सॉरी। वो वजाहत देते देते माफ़ी मांग गया था। जो भी था, रहबर को बुरा लगा था, गलती उसकी थी। मेहरान वाले मसले को उस तरह ख़त्म करने पर वो पहले ही एहसानमंद था। रहबर को मज़ीद तंग नहीं करना चाहता था, वो भी अपनी बेवकूफ़ी से, लापरवाही के सबब। आप नाराज़ हैं? होऊंगा, तुम ठीक हो जाओ फिर। कुछ लम्हे उसे घूर कर देखते वो मुस्कुरा दिया। मेहरजाद उसके नाराज़ होने के ख्याल तक से परेशान था। वो कैसे नाराज़ रह सकता था? आप भूल जाएंगे तब तक। मुस्कुराहट मेहरजाद के चेहरे पर भी बिलाखिर खिली। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। वो अब हलीमा से उनकी तबीयत पूछ रहा था। पानी का गिलास और जग ट्रे में मुंतकिल करते माँ और भाई के दरमियान घर के फर्द की मानिंद बैठे उस अजनबी को देखा, जो उसके भाई की तकलीफ का सुनकर भागता हुआ आया था, इतना तवील सफ़र करके। वो जो इतने साल किनारा कश रहा था, इतनी अचानक लौट आया था। कुछ था जो वो समझ नहीं पा रही थी, जिससे वो बेखबर थी। हफ्ते का आखिर था। सबके साथ नाश्ता करके मेहरजाद के साथ बहुत सा वक्त बैठकर अब दोपहर 11 बजे तक वो उसका फ़ोन लिए बाहर शहर निकल आया था। इस्लामाबाद रब्ता करना था। अपने कपड़े वो लाया नहीं था, सो इस वक्त मेहरजाद की सियाह शलवार कमीज़ में मलबूस था। सरमद से बात करके फ़ोन कान से हटाया तो बगीचे की एक तरफ बनी क्यारी के पास मेहरबाना बैठी नजर आई। सियाह चादर ओढ़े, चेहरा झुकाए, मगन सी, खुरपी से गोदी करती किसी कदीम मंजर की याद दिलाती हुई। कितना ढेरों वक्त गुजर गया था उस एक मंजर को गुजरे हुए। इस्लामाबाद वो रह कर गई थी तो अपने ज़ेर इस्तेमाल कमरे की गैलरी में गमले छोड़ गई थी। बिना सोचे उस तरफ बढ़ते थे कि मज़ीद उनके दरमियान ये बर्फ़ की दीवार अब खड़ी नहीं रह सकती थी। उसे पिघलाने की पहल उसी नहीं करनी थी। कौन सी बीज है ये? पंजों के बल उसके करीब बैठते किया जाने वाला सवाल उसके मशगले में दिलचस्पी जाहिर करता था। हाथों की हरकत साकित हुई। उसका यूं आकर बैठना उसे भी इसी कदीम मंजर में खींच कर ले गया था। सूरजमुखी के नहीं है, संजीदगी से कहते पहलू बचाया। वो लाजवाब हुआ। ये लड़की उसे लाजवाब कर दिया करती थी। पिछली मुलाकात को गुजरे अभी बहुत सारे दिन कहाँ हुए थे। मुझे बात करनी थी, बेइख्तियार कहते उसने खुद हैरान किया था। पहला कदम ये नहीं होना था। पहला कदम तो मैं सुन रही हूँ। हाथों की हरकत बहाल हो चुकी थी। चेहरा संजीदा था। वो वहाँ से उठकर रहबर को ये तासुर नहीं देना चाहती थी कि उसकी मौजूदगी उस पर असर अंदाज होती है। सियाह रंग में मलबूस सब्ज बागीचे के क्यारे के करीब बैठी वो दोनों नफूस किसी कदीम तस्वीर का हिस्सा लगते थे। तुमने कहा था तुम्हारी कहानी का विलन मैं हूँ। वहाँ एक खुरपी और भी थी जो रहबर ने उठा ली। मैंने कहा था कि मेरी कहानी का विलन मेहरान नहीं है। तस्दीक की, अपने अल्फाज भूले नहीं थी वो। तुम ठीक कह रही थी शायद। मिट्टी में हल्के हाथों से ज़रबे लगाते उसका इस्तराब आया हो रहा था। शायद आखिरी लफ्ज़ दोहराया। किसी मौसमी बेल की बीजों का पैकेट खोला। ये बस चीज़ें ज़िंदगी में हमारे इकरार की मोहताज नहीं होती। भूले तो रहबर को भी नहीं थे उसके अल्फाज। पैकेट खोलता हाथ थमा। मैं यहाँ वो अहद निभाने आया हूँ जो मैंने कभी नहीं किया था। अगले जुमले पर उसने चौंक कर उसे देखा। उस जुमले में आने वाली साथ के इम्कान की चुगली पर दिल सुकड़ कर धड़क कर सुकड़ा था। उस अमल की रफ्तार मामूल से कई गुना ज़्यादा थी। मुझसे शादी करोगी मेहरबानो? उसने सवाल रख दिया था, इतना साफ, इतना वाज़ेह, जितना वो किसी और ज़िंदगी में किसी और से भी नहीं कर पाता था। चंद लम्हे जमूद की नज़र हुए। जिन सवालात का पूछे जाना
तसव्वुर भी न किया गया था। उनका जवाब देते वक्त तो लगता था। जवाब देने से कबल उसने सवाल करने वाले के मुंतज़िर आंखों में झांका। वहाँ उस सवाल के पीछे का फरमा किसी आलूही जज्बे का फकदान नहीं नजर आया। वो तो आप कर चुके हैं, जवाब देना अचानक ही सहल हुआ। जीना की कस्टडी के लिए एक मुआहदा था, वो जो अगर मैं महरजाद के हादसे के सबब इतनी जल्दी में ना आता तो ख़त्म करके ही आता। यहाँ पहला कदम होना था जिसे लिए बिना वो दूसरा ले चुका था। रहबर ने कब सोचा था कि वो भी इस ताल्लुक के लिए दूसरे फरीक की तरह कभी यह लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेगा। आपने सोचा एक मुआहदा ख़त्म हो रहा है तो चलो दूसरा कर लेते हैं। इस दफ़ा उसे अपने आप पर कड़वी सी हंसी आई। ऐसा नहीं है, वो मज़ीद मुआहदे करने का मुतहमिल हो ही नहीं सकता था। उस लड़की के हलीम चेहरे और नरम लहजे के पीछे उसके लिए कितनी तलखी पनाह थी। अचानक ये ख्याल कैसे आया आपको? वो सब तर्क करती उठ खड़ी हुई थी। रहबर ने भी उसकी पैरवी की थी। हम साथ एक अच्छा घर बना सकते हैं जिसकी बुनियादों में खलूस और वफादारी होगी। लोग बनाते हैं उन बुनियादों पर घर जो खूबसूरत भी होते हैं और पुरसकून भी। मोहब्बतें तो शायद बस नस्लों पर मुहित बेसकूनी ही लाती हैं, जैसे उसके बाप की मोहब्बत लाई थी। बाबा के बाद हम आपको अपनी जिम्मेदारी लगते हैं ना, जिसे बिलाखिर पूरी तरह से संभालने का फैसला कर लिया है आपने। खुरपी क्यारी में अपने कदमों के पास फेंकते उसने सीधा सवाल किया था, जिसका जवाब वो सवाल किए जाने से कबल ही जानती थी। सो उसने रहबर को जवाब देने की जहमत से महफूज रखा था। मैंने हमेशा से अपनी ज़िंदगी में बहुत मोहब्बतें देखी हैं, जिसे आज तक अपना हक समझकर वसूल करती रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी ज़ात पर इतना मान है कि मैं इस बेतहाशा मोहब्बत के लायक हूँ। हर रिश्ते से बस मोहब्बत ही मिली है मुझे। इससे कम मैंने ना कोई रिश्ता देखा है और ना आगे बनाना चाहूँगी। वो आंखें मिलाने से नहीं घबराती थी। जो सवाल दिल से न किए जाएं, उनके जवाब में दिल नहीं सौंपे जाते। मैं मेहरान की ज़िद नहीं बनी तो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं बनूंगी। उसके अदम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करने का ज़रिया नहीं बनी तो आपका गिल्ट ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होंगी। मोहब्बत से कम उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। और तुम्हारी माँ? कुछ नहीं, बेइख्तियार ही मैं वो किसी ज़माने में महरजाद के कई अल्फाज दोहराता रुका और पलट गया। ये जिक्र अब अब्स था। वो जिन बुनियादों पर उसे इनकार कर रही थी, वो उनमें से एक से भी इनकार नहीं कर पाया था। रुकिए, मेरी बात सुनकर जाएं। वो उस अधूरे लफ्ज़ पर ठिठकी थी। ये तो उसने खुद से भी पोशीदा रखा था। रहबर ने यह राज कैसे पा लिया था? ये गलत हुआ था। हम मामे बनाते हैं इस तरह कि उन्हें हल कर लिया जाए, और पहलिया इसलिए कि वो बूझ ली जाए। 4 कदम बाद वो रुक गया कि मेहरबानों की आवाज़ में उस कदर सख्ती दर आई थी। वो चलती हुई एन उसके मुकाबिल आ ठहरी। हम इंतज़ार ख़त्म होने वालों से पहले लौटने की कोशिश करते हैं और खो जाने वालों को तलाश करते हैं। आपको लगा ये सौदा दो तरफा होगा? मेरी झोली में मेरी मोहब्बत डालना चाहते थे आप, अपना एहसास जुर्म ख़त्म करने के बदले। उसे रहबर की ये रहमदिली सौदाबाजी लतीफ़ा ही लगी और अपनी ज़ात भी। राख होती आंखों की पुतलियों से चंद दबी हुई चिंगारियाँ फूटी। तो कुछ ऐसा है रहबर साहब, हाथ बांधे लफ्ज़ मुकाबिल पर ताने के कम उम्र से एक नाम मुसलसल अपने नाम के साथ सुनो तो उनसियत हो जाना नेचर है, लेकिन मेरा कोई जज्बा मेरी इज्जत नफ्स से बड़ा नहीं है और ना कभी होगा। अगर 13 साल की उम्र से अपने नाम के साथ आपका नाम सुना है तो पिछले 10 साल से आपको मुसलसल अपने वजूद से इनकारी होते देखा है। अगर कभी कुछ था भी तो अब तक उसे आप बहुत कामयाबी से ख़त्म कर चुके हैं। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। आखिरी जुमला ठहर ठहर कर वाज़े अदा किया कि ये ज़रूरी था। वो कहकर रुकी नहीं थी। रहबर पीछे लब पीछे खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। इतनी कतईयत, ये सिन्फ और उसका मोहब्बत जैसे जज्बे से ताल्लुक़। एक उसकी माँ थी सकीना उस्मान, जिसने मोहब्बत के लिए अपना ख़ानदान तर्क कर दिया, जिसके शोहर के ख़ानदान ने उसे कभी नहीं अपनाया, और वो एक शख्स की मोहब्बत के यकीन पर मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजार गई। एक अनका थी जिसने पहाड़ से मसले अकेले देखे थे, चट्टानों से मुश्किलें तन्हा काटी थी, जो अब हर खौफ फतह करके मोहब्बत से डरती थी। और एक ये लड़की थी मेहरबानो अली, जिसके दुख उसकी खुदी से बड़े थे और उसकी मोहब्बत उसकी इज्जत नफ्स से बहुत छोटी। हर औरत का इस जज्बे से मुख्तलिफ रिश्ता था। हर औरत ने उस जज्बे को एक सी ईमानदारी से बरता था। मेहरबानों का हर कदम उसे पीछे खड़े शख्स से दूर ले जा रहा था। अब आंखों की तलखी उनमें जमा होती नमी में डूबती महसूस होती थी। एक उम्मीदों और खदशों से पुरबाब उसने आज अपने हाथों से बंद किया था। रही मोहब्बत जिसके उसने अभी तक इतनी शिद्दत से नफी की थी,
اس نے کہاں جانا تھا؟ اس نے وہیں رہنا تھا۔ پنپنے کے لیے وہ دید کی محتاج نہیں رہی تھی، تو زندہ رہتے رہنے کو بھی وصل کی کوئی شرط اس پر لاگو نہیں ہوتی تھی۔ یہ صحرا کا پودا تھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آخری محبت ہے۔ ہمیں ایسی کہانیوں کی عادت پڑ چکی ہے جو ختم ہو جاتی ہے۔ میں کیا کہوں ایلو، میری بات نہ آپ مانتے ہیں اور نہ اماں۔ میں آؤں گا عید پر، آپ اپنا خیال رکھیے گا، احتیاط کیجیے گا۔ یہ چند دن گھر پر ہی پڑھا لیں آپ۔ مزید کچھ اسی نوعیت کی نصیحتیں بعد فون بند ہو چکا تھا۔ ایلوم نے اپنی فکر نہ کرنے کا کہہ کر اسے خود کا خیال رکھنے کا کہتے ہیں بات سمیٹ دی تھی۔ فون رکھتے اس نے سر تکیے پر رکھا، ایک بازو پیشانی پر رکھتے وہ سیدھا ہو لیٹا تھا۔ چہرے پر خیالات کی گرد تھی اور آنکھوں کے گرد تفکر کے جال۔ یہ رہبر کے چینل ہیڈ کوارٹر کے بلڈنگ میں بنا اسٹوڈیو کا اپارٹمنٹ تھا جو رہبر کے زیر استعمال رہتا تھا، اور اب اس نے غزین کو دے رکھا تھا۔ فرشی بستر پر لیٹا وہ پیچھے گاؤں میں ہونے والے بڑے بھائی کے اسکول پر حملے کے متعلق سوچ رہا تھا، جسے خود بھائی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے، یا پھر شاید اسے پریشان نہ کرنے کی لاپرواہی دکھا رہے تھے۔ بھائی ایک گرلز اسکول چلاتے تھے، آس پاس کے پورے علاقے کی اکلوتی لڑکیوں کے لیے درس کا، جہاں ان کی بیٹی سمل بھی پڑھتی تھی۔ یہ اسکول 6 سال پرانا تھا اور اب خاصا منظم بھی ہو گیا تھا۔ تعلیم کے معیار کی گواہی دینے کو یہی بہت تھا کہ ان کی اپنی بیٹی وہاں پڑھ رہی تھی اور بہن پڑھ کر اب میڈیکل کالج میں پہنچ چکی تھی۔ پرسوں رات اسکول کا چوکیدار جبری طور پر لاپتہ کر کے عمارت کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ چوکیدار آج تیسرے دن بھی ہنوز غائب تھا۔ یہ کام جس کا بھی تھا، پیغام بہت واضح تھا کہ بین الاقوامی سرحدوں کے نزدیک ان پسماندہ علاقوں کو ترقی کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وہ خوش فہم ہو کر خود ترقی پسند ہونا چاہے تو انہیں حد میں رکھنے کو بہت کچھ کیا جاتا تھا۔ یہ اس بہت کچھ کی محض چھوٹی سی جھلک تھی جو محض دھمکانے کو دکھائی گئی تھی۔ اس بہت کچھ کا پورا منظر نامہ اس نے 12 سال کی عمر میں بھائی کی انگلی تھامے اپنے ترقی پسند باپ کی مسخ شدہ لاش کی پہچان کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تب بھی ڈر گیا تھا، وہ اب بھی ڈر رہا تھا اپنے بھائی کے لیے جو باپ سا ہی تھا، جو اسے بیٹا ہی سمجھتا تھا۔ پچھلے 1 سال سے جب سے اس نے نوکری کے سبب کچھ معاشی حالات بہتر ہوئے تھے، وہ گھر والوں کو مسلسل یہاں بلا رہا تھا۔ اماں اپنے آزاد کی قبروں چھوڑ کر آنے کو تیار نہیں تھی، اور ایلوم بابا کے لڑکیوں کے اسکول کی صورت تعبیر ہوتی اس خواب کو، حالانکہ جتنی بھی تاریخی کتابیں کھنگالو سب یہی کہتی ہیں کہ وہ خانہ بدوش نسل سے ہیں۔ نقل مکانی ان کے جینیاتی خلوں میں درج ہے۔ نہ جانے اماں اور ایلوم کا یہ جین اتنا پس پائی کی رجحان والا کیوں تھا۔ اس کے آدھے گھنٹے کے مدلل بحث کے بعد بھائی نے صرف ایک جملے سے اسے لاجواب کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے، تمہارے شہر میں سمل بہت اچھا پڑ جائے گی، پر میری جو یہاں 200 اور بیٹیاں ہیں ان کا کیا؟ اور اگر ان کے لیے تم کوئی انتظام کر بھی لو تو ہر سال اس علاقے میں جو 100 لڑکیاں اسکول کی عمر کو پہنچیں گی ان کے لیے کیا سوچا ہے غزین؟ وہ بڑے شہر میں رہنے والا اس سوال کا جواب دیتے چھوٹا پڑنے لگا تھا، پر ہر چیز کے بعد بھی وہ بحث ترک کر سکتا تھا۔ اپنے بھائی کے لیے فکر مندی نہیں۔ رات وقت کی پٹری پر نہ جانے کس پہر اس کا اسٹیشن کراس کر رہی تھی جب اس نے کروٹ بدلتے دماغ کو نیند کے حوالے کیا۔ نیند تو پھر آ ہی جاتی ہے۔ شیلف سے 4 کتابیں نکالتے اس نے اگلے شیلف میں کتابیں کھنگالتے رہبر کو دیکھا تھا۔ اسے کچھ کہنا تھا۔ کل سے اسے ملتان سے آئے 2 دن ہی ہوئے تھے۔ آج وہ گھر کی لائبریری کے لیے بنائی گئی لسٹ کی شاپنگ کرنے آئے تھے۔ بھائی کہو، اس کے شروع ہو جاؤ کا اشارہ دینے پر وہ کچھ پریشان سی ہنس دی۔ میں نے کچھ وقت پہلے ایک ایکسچینج پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا، ایسے ہی سب کر رہے تھے تو رہبر نے ایک کتاب اس کے ہاتھوں میں پکڑے بنڈل پر رکھتے ہوئے نظر سے تمہید کاٹتے کہا تھا۔ پھر انٹرویو کال آ گئی، آن لائن تھا انٹرویو تو میں نے دے دیا۔ اب وہ پھر والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، رک کر پوری توجہ سے سنتے ہوئے۔ 2 دن پہلے سلیکشن میل آئی ہے۔ نظروں کے ساتھ سر بھی مجرمانہ جھکا لیا تھا۔ تو اس پر تم خوش کیوں نہیں ہو؟ وہ سمجھ رہا تھا اس کے دماغ کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہوگا۔ آپ خوش ہیں؟ کچھ ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی۔ تم ہو تو ہاں۔ اس کے پاس جینا کے اس سوال کا ہمیشہ یہی جواب رہتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں، آنی کو بھی نہیں، مجھے لگا تھا نہیں ہوگا۔ اب یوں اینڈ پر سب ہو جانے کے بعد بتانے پر آپ کو برا؟ تم اب ایڈلٹ ہو،
जितने फैसले तुम खुद अपनी मर्जी से लोगी, बिना किसी मुनस्सिर हुए, मुझे इतनी ही खुशी होगी। वो बात काट गया था। न जाने अब भी वो क्यों यकीन नहीं कर पाती थी कि उन्हें इसके खुद आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी के फैसले करने पर कोई एतराज़ कभी भी नहीं हो सकता था। तुम जाना चाहती हो? दोबारा गुज़िश्ता नौयत का ही सवाल किया। हाँ, पर ये 1 साल के लिए है, पूरे 2 सेमेस्टर्स। ज़्यादा एक्सपोजर मतलब? उस हाँ के बाद अगर मगर में वो नहीं चाहता था कि वो जीना पड़े ज़्यादा दूरी। उन चंद सालों में उसे इन चंद लोगों की किस कदर आदत हो गई थी। तुमने क्या हमेशा घोंसले में ही रहना है? अपने इस छोटे से परिंदे को देखते सवाल किया, जो उड़ान तो चाहता था पर घोंसला छोड़ने से खौफ भी था। उड़ना भी तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है ना। उन परों को फिर परवास के काबिल बनाने का इल्म किस कदर लंबा, किस कदर पेचीदा रहा था। ये मुसाफत परवाज की उम्मीद पर ही काटी गई थी। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये एक चेहरा उसकी छोटी बड़ी कामयाबियाँ उसे देना अपने खसारों समेत बुलाने पर कादिर थे। 1 साल आप सबके बगैर। परिंदा अब भी झिझक रहा था। बगैर क्यों? तुम बुलाओगी तो आ जाया करूँगा मैं। हाँ वाकई। वो ऐसे खुश हुई जैसे ये खुशी का इंकशाफ उस पर पहली बार हुआ है कि जिन्हें घोंसले में छोड़कर वो जा रही थी पर तो उनके पास भी थे। पर आना कहाँ है? तफसील तो तुमने बताई नहीं। जीना की मुस्कान बताती थी कि वो अब इत्मीनान से अपनी खुशी को महसूस करने के लिए तैयार थी। ओह हाँ, वो अब उसे पूरे यूरोपियन यूनियन के उस प्रोग्राम के मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रही थी जिसके तहत वो 2 सेमेस्टर्स जारी करदा लिस्ट में से EU के किसी भी 2 शहरों के जमात में पढ़ सकती थी। उसके अलावा आखिरी 1 माह चुने जाने वाले तमाम तलबा के लिए यूरोप का एक तालीम नौयत का ट्रिप भी था। दिन ढल रहा था जब वो अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। आज घर पर उसकी कंप्यूटर क्लास का पहला दिन था। रहबर भी आज पूरा दिन वहीं था। तहखाने वाले हॉल कमरे में डिजिटल लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब का सेटअप कराते और फिर पहली क्लास का आगाज़ करते सारा दिन ही खर्च हो गया था। अब भी अदबा को वही ड्रॉप करके गया था। वो लॉन्च में दाखिल हुई तो अनका को काउच पर किताब थामे पाया। वो इतनी फुर्सत से कम ही बैठा नजर आती थी। कैसा रहा दिन? अदबा को देखकर किताब में निशानी लगाते वो मुस्कुराते हुए सीधी हो बैठी थी। रहबर ऊपर नहीं आया। उसके अस्बात में हिलते सर को देखते एक और सवाल क्या? यूं ही वो अब कहाँ आया करता था? उन्हें कहीं जाना था। जवाब देते वो भी काउच पर आकर बैठ गई। कुछ कहना है? किताब कॉफ़ी टेबल पर रखकर वो पूरी तरह अदबा की तरफ मुतवज्जह हुई। मेरी वजह से आपको रुके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन रहबर के साथ गुजारने के बाद वो अब माँ को देख रही थी। कहना तो था उसने बहुत कुछ। मतलब? बिना सियाको सवाब के उस जुमले ने अनका को उलझाया। मूव ऑन, उन्हें हाँ कर दें। बात घुमानी अदबा को नहीं आती थी। कमरे में अपने बेड पर किताब पढ़ती जीना की आंखें अदबा की बात पर अपनी हियत से झटका लगने पर फैली। दरवाज़ा खुला था, आवाज़ साफ आ रही थी। कितनी आसानी से कह दिया था उसने। तुम्हें किसने कहा यह सब? हैरत छुपाते आवाज़ का तवाज़ुन कायम रखा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। उन्होंने तो बिल्कुल नहीं। वो क्या अब तक यही नहीं समझ पाई थी कि वो किसी के कहे में आकर कुछ नहीं कहती? मैंने देखा है वो आपको कैसे देखते हैं। लम्हा भर को रुकी, अगला जुमला याद किया। तब तक अनका का चेहरा सवालिया निशान में तब्दील हो चुका था, जैसे वो कुछ और देखना ही नहीं चाहते। जीना का चेहरा सुर्ख पड़ा। या अल्लाह, यानी वो आनी से कह रही थी ये सब? अनका ने अब की हैरत नहीं छिपाई। उसके फैंटेसी फिक्शन की किताबों का ऑडिट करना पड़ेगा यानी? आपने गलती की मुझे वहाँ छोड़कर, ठीक है, पर सुधार भी ली। जो हुआ गलत हुआ, पर हो गया। ख़त्म करें अब। खुद को सज़ा देने से क्या होगा? वो किसी भी चीज़ का असर लिए बिना संजीदगी से कह रही थी। सज़ा नहीं दे रही मैं खुद को, पर मज़ीद रिश्ते बनाकर तुम्हारे हिस्से की तवज्जो नहीं बांट सकती हूँ मैं। पहले ही इतना अरसा सुना था बेटी माँ की सबसे अच्छी दोस्त होती है। यूँ अपने ख्यालात खुलकर अदबा के सामने रखते उसने एक पल को सोचा ज़रूर कि उनके दरमियान ये दोस्ती कब हुई थी, वक्त ही कब मिला था। मैं टोडलर नहीं हूँ जिसे 24 घंटे तवज्जो चाहिए है। सबकी मदर्स मेरिड होती हैं और ये तवज्जो का इशू किसी को नहीं हुआ आज तक। उसके हिस्से की तवज्जो वो कभी किसी को नहीं देगी, ये उन चंद माह में साबित हो गया था। उसे माँ को लेकर अब कोई अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा था। वो उनके फादर्स से मैरिड होती हैं, वो नॉर्मल फैमिलीज़ होती हैं।
मैं कोई तीसरा शख्स तुम्हारी जिंदगी पर मुसल्लत नहीं कर सकती। आज एक वजह खुद कह रही थी कि वो मजीद उस गुरेज की वजह नहीं बनना चाहती। दूसरी वजह तो यूँ भी दिल अब तक रद्द कर चुका था। कलब के गिर्द उठी दीवारें गिर रही थी और नॉर्मल फैमिलीज़ में ही सबसे ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं और कोई कहकर आप रहबर के इंसल्ट कर रही हैं। वो अच्छे इंसान हैं। अनका खामोश हो गई थी। रहबर की अच्छाई के खिलाफ तो अब उसके पास कोई दलील नहीं थी, ना वो देना चाहती थी। मुझे ग्रेजुएशन बाहर से करना है, स्कॉलरशिप मिला तो ठीक, वरना आप देख लीजिएगा। पॉइंट इज़ आपको मेरे लिए अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। टेबल से किताब उठाकर खोलते वो उसे अपने आगे के मंसूबे से आगाह कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जब वो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए निकले तो पीछे अनका उसके सबब अकेली रह जाए। वो कोई औरतों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर बोरिंग सी फुसफुसी सी किताब थी। उकता कर वापस रखते वो उठ खड़ी हुई। और मुझे बाबा की फैमिली से सिर्फ एक ही मसला था, ये कि उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। आई विल लव टू हैव प्रॉपर फैमिली। मुझे तो बेबी सिटिंग का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कमरे में जाते जाते अब्बा की आखिरी बात पर अनका को बिना कुछ पिए इच्छू लगते लगते बचा था। जिना ने अपना सुर्ख चेहरा किताब में पूरी तरह छिपा लिया। वो उस जिंदगी में तो कम से कम खुद में अब्बा जितने गट्स कभी पैदा नहीं कर सकती थी। ये उसकी भी कितनी ख्वाहिश थी, पर भाई की बात सरसरी ले लेने के बाद वो चाहकर भी दोबारा उस मौजू पर उनसे बात नहीं कर पाई थी और आनी से करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये सिर्फ अब्बा ही कर सकती थी। आपको क्या हुआ है? कमरे में दाखिल होते जीना को किताब चेहरे पर रखे देखा पूछा। जीना जवाबन उसे ऐसा देखा कि अब भी मुझे कुछ हुआ है। वो कंधे उचकाती बाथरूम की सिमट पड़ गई थी, जैसे कोई बहुत ही मामूल का मुकालमा करके आई हो। बाहर अनका अब भी सोफे पर वैसे ही बैठी थी। अब्बा ने उसके इनकार के कदमों तले मौजूदा दलाल की जमीन खींच ली थी। आज माह का वो दिन था जब चांद सबसे कम शर्माता है और खुलकर सामने आता है और अपनी चांदनी को लेकर सबसे ज़्यादा सखावत पर आमदा होता है। हर तरफ रोशनी बिखरी थी। उसी मध्यम से रोशनी आसमान तले रहबर के घर के बागीचे में वो सब जमा थे। आज महीने का दूसरा हफ्ता था जिसे साथ मिलकर गुजारने के लिए मुक्तसिब किया गया था। जीना, सबीन और अफ़ाक ने मिलकर यही बागीचे ही में बारबेक्यू का इंतज़ाम कर रखा था। ये उसी बागीचे का मंजर था जिसके दरख्तों की गिर्द लिपटी फेरी लाइट्स जुगनू सी मालूम होती थी। अफ़ाक, सबीन और जीना बारबेक्यू सेटअप के पास खड़े तके लगा रहे थे और बर्गर की पेटीज एक तरफ, बच्चे कुर्सियों पर। अफ़ाक की वालिदा और घर की केयर टेकर जाहिदा भी अपनी अपनी ओन सलाहियाँ एक दूसरे को दिखाते एक दूसरे से नए टाके सीख रहे थे। जाहिदा भी रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थी। औलाद के दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाने के बाद ओल्ड एज होम पहुँच गई थी, जहाँ से रहबर और अनका उन्हें उस घर का इंतज़ाम संभालने के लिए ले आए थे। ज़रा फासले पर तीसरी कुर्सी पर अनका मौजूद थी, सबको बस मुस्कुराती नज़रों से देखती हुई, कम बोलती हुई। वो गोश्त के मुसलहान लगाने में सबीन और जीना की मदद करने के बाद अभी कुछ देर पहले ही यहाँ आकर बैठी थी। बागीचे की दूसरी जानिब उसके एन मुकाबिल कुछ दूरी पर कुशन बिछाए बच्चों के साथ कैरम बोर्ड के गिर्द रहबर मौजूद था। कुशन गोद में रखा, वहाँ अदबा भी बैठे, हाथ में कैमरा थामे कैरम की बाजी और हर दाव के साथ बच्चों की खुशी और जोश से तेज़ होती चीखें और कह के रिकॉर्ड करती हुई। ऐसा ही छोटा सा बच्चों का जुर्मुट ज़रा फासले पर गजीन के गिर्द भी मौजूद था। वो उन्हें गुलेल बनाना सिखा रहा था। वो यूं ही ज़रा एक तरफ आ बैठा था और घास पर पड़ी एक सूखी टहनी देखकर बचपन की आदत से मजबूर जेब से चाकू निकालकर उसे तराशने लगा था। उसका खामोश शुगुल देखकर उसके गिर्द ये पुरइश्तियाक आंखें लिए छोटा सा झुरमुट खुद ब खुद ही जमा हो गया था और अब एक घंटे बाद वो बहुत ही कम सामान से 3 गुलेलें बना चुका था। असद के गुलेल का रबड़ खींचकर चेक करते वो मुतमईन हुआ और फिर उसे देने से पहले एक छोटा सा बजरी का पत्थर उसमें फंसाकर बारबेक्यू सेट अब के करीब नीचे रखी पानी की बोतल का निशाना लिया। निशाना इतना ज़ेरक और महारत से लगाया गया था कि बोतल को नन्हा सा कंकड़ गिरने पर मजबूर कर गया था। आवाज़ पर साथ खड़ी जीना उछली और फिर कुछ नापसंदीदगी से गर्दन मोड़कर
खश्मगीन नजरों से गजीन को घूरा। मैं बता रही हूँ, अगर तुम लोगों का यह हथियार चिड़िया तो छोड़ो, एक पतंगे का भी शिकार करने की कोशिश में दिखा तो मैं ये सब जब्त कर लूँगी। जिस रफ्तार से गजीन उन सबको गुलेले बनाकर दे जा रहा था, जीना को डर था कि अगले 2 दिन में मोहल्ले की एक चिड़िया भी नहीं बचनी थी, सो वार्निंग देना ज़रूरी था। जिसे सुनकर बचपन से अपने हाथों के शिकार करता चरिंदे परिंदे खाकर बड़ा हुआ गजीन मुस्कुरा दिया। ये लड़की बहुत ज़्यादा ही रहमदिल थी। बाजी, हम सिर्फ बोतलों पर निशाना लगाएंगे और कौवों पर। असद की पहली बात पर मुतमईन होकर अपने काम की तरफ मुतवज्जह होती जीना दूसरी बात पर ठिठक कर पलटी। कौवों को क्यों? कौवों बेचारों ने क्या कसूर किया है? वो मेरे हाथ से पिस्टल लेकर उड़ जाते हैं। आमना के पास ठोस वजह थी। कल मेरा पराठा भी ले गया था बाजी। असद को अपना पराठा अब तक न भूला था। तो तुम लोग अंदर खाया करो ना, या अपने खाने से उनका भी हिस्सा निकाल कर दे दिया करो, तो नहीं छीनेंगे तुमसे। वो नासी हुई। ठीक है बाजी, कौवों को भी माफ़ किया, लेकिन अगर उन्होंने दोबारा कुछ छीनने की कोशिश की तो फिर हमारी जंग होगी। कुछ फरागदिली से कहते असद ने अपनी गुलेल का लास्टिक खींचकर उसकी ठीक होने की तसल्ली ली। अनका ने जीना और असद की बहस पर मुस्कुराते नजर का जाविया बदला तो सामने के मंजर से निगाह उलझ बैठी। रहबर आलती पालती मारे कैरम पर झुका निशाना बांध रहा था। उसके एक घुटने पर अफ़ाक की बेटी हानी मौजूद थी और दूसरे पर 6 साला अब्दुल्ला, 5 साला मरियम उसके कंधे से झूल रही थी। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था और वो मुस्कुराहट अपनी तासीर इर्द गिर्द मौजूद चेहरों पर भी छोड़ रही थी। एक मुस्कुराहट जिसके दम से इर्द गिर्द के तमाम तबस्सुम थे सारे कहके थे। गोड जैसे ही सुराख के अंदर गिरी, सब बच्चों ने खुशी से शोर मचा दिया था। मरियम ने रहबर की गर्दन की गिर्द लपेटे हाथों से तालियां बजाई थी। अब्दुल्ला ने पश्तो में कोई नारा लगाया। उसके मांगे 2 माह में से एक आज ख़त्म हो गया था। बहुत अरसे से वो इससे अब बस ज़रूरतन मुखातिब होता था और मुस्कुराता ज़रूरतन भी नहीं था। जैसे उसकी मुस्कुराहट अब उसके लिए रही ही नहीं थी। ये उसके तलाक के जिक्र के बाद से था। हानि के अलावा वो सब यतीम बच्चे थे जो 1 माह पहले तक सड़कों पर थे और आज रहबर के गिर्द यूं जमा थे जैसे उनका हर रिश्ता उसी से हो। कंधे से झूलती मरियम और गोद में बैठे अब्दुल्ला को हाथापाई से हंसते हुए बाज रखने की कोशिश करता वो शख्स कीमती था। ऐसे इंसान कम बनाए जाते हैं, ऐसे दिल कम तराशे जाते हैं, और फिर वो हो और आपकी ज़िंदगी में शामिल भी हो जाए, उसके इम्कान ही कितने हुए हैं। और खुशबख्ती के उम्र भर पर मुहित कहत साली के बाद ऐसे दिल आपके लिए धड़कने भी लगे, ये किस कदर नामुमकिन मालूम होता था, पर ये सच था, मौजूद जैसा सच। तो क्या वो उसके इजहार पर ईमान लाने लगी थी? उसे यकीन आ गया था, वह कबूल कर रही थी, या कबूल करने के बजाय असरनो कोई जज्बा खुद भी पाल बैठा था। एकदम ही खुद से घबराकर उलझी निगाह तोड़ी, नज़र दूसरे सिमत मोड़ी तो अदबा को खुद को बगौर देखता पाया। वो न जाने कब से उस शख्स के चेहरे से नज़रें उलझाई बैठी थी और न जाने कब से उसकी ये हरकत उसकी बेटी की नज़र में थी। नज़र चुराते वो सुमन के पास अंदर किचन में जाने को उठ गई थी, जहाँ बिरयानी, रायता और सलाद तैयार हो रहा था। अनका के ऑफिस का दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुई तो उसे अपना मुंतज़िर पाया। उसने जिस तरह से फ़ोन पर उसके ऑफिस आकर मिलने का बताया था वह मामूल के मुताबिक नहीं था। पिछले कुछ वक्त से उसके मामूलात कुछ इतने ही तागीर का शिकार हो गए थे। कैसी हो? कुर्सी संभालते हाल पूछा। कमरे की हर चीज़ से ने हैरत से उस शख्स को दोबारा बगौर देखा था। ये रहबर उस्मान ही था। ये तो मुस्कुराए बिना बात नहीं करा करता था। उसे क्या हो गया था? तुम ठीक हो? जवाब देने के बजाय मुकाबिल के चेहरे पर मौजूद नादीदा सी परछाई देखकर वो सवाल कर गई। इस सवाल पर एक नज़र उसे देखा। लोग कहते थे वो मुश्किल इंसान है, कम समझ में आने वाला। वो भी यही कहती थी, पर फिर ऐसा सवाल उसका चेहरा देख वही करती थी। मुझे क्या होना है? हंसने की एक कोशिश की गई थी जो नाकाम ही ठहरी थी। कोई मसला तो है। वो अब पहले की तरह यूं ही तो उसके ऑफिस नहीं आ जाया करता था। हाँ, मसला तो था। एक सीरीज़ कर रहा हूँ मैं अगले माह से रियासती इदारे और सियासी मुआश पर। चैनल ने 1 दिन कम करने और उस मौजू पर रजामंदी 1 माह बाद का काम शुरू करने की शर्त पर दी थी। थोड़ा प्रेशर है चैनल पर कि मुझे रोका जाए। उसने जितना हो सका था लहजे को मामले की संगीनी को दबाया। तुम नहीं रुकोगे?
इतना तो वो उसे जानती थी, तो उसे क्यों बताने आया था? कोशिश ये होगी कि इस तरफ से कि इस सीरीज़ की शुरुआत से पहले मुझे डिस्क्रेडिट किया जाए। बदकिस्मती से मैंने ऐसा कुछ किया नहीं कि जिस पर पकड़ हो सके। सांस भर को वो रुका। बदकिस्मती से सिवाय एक खुफिया निकाह के जुमला मुकम्मल किया। अनका के लब ओ की सूरत में गोल हुए। मैं नहीं चाहता तुम्हारा नाम यूं उछाला जाए। फैसला तो वो उसका मुतालबा मानने का कर ही चुका था, फिर ये देर करके वो क्यों कोई मुश्किल खड़ी करता? अपनी मांगी गई मोहलत आज वो वापस लौटाने आया था। और तुम्हारा अपने लिए हर तरह के नताइज के लिए तैयार होकर मैंने ये सब शुरू किया था। ये मेरी चॉइस है। अपने लिए नताइज की परवाह नहीं थी उसे। क्या हाल है इस मसले का? कुछ देर की गंभीर चुप अनका ने तोड़ी। रहबर को तो अरसा हुआ था, चुप तोड़ने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। कुछ मजीद साथें उन दोनों के ख्यालात के बन में लफ्ज़ों की टहनियाँ इकट्ठी करते बताई, और अगले लम्हे दोनों ने एक साथ ऐसे अल्फाज अदा किए कि उन दोनों को एक साथ इस लम्हे की हकीकत होने पर शुबा हुआ। तुम्हारे पास वो डाइवोर्स पेपर हैं अब तक? ये रहबर था। अनाउंस कर देते हैं। ये अनका थी। रहबर का जुमला बेयकीनी निकल गई। वो क्या कह रही थी? तुम पब्लिकली एक्सेप्ट करना चाहती हो? लहजे में सिर्फ उलझन थी। तुम तलाक चाहते हो? ये सवाल भी दोनों ने एक साथ किए थे एक दूसरे से। हाँ, जिसका मुस्बत जवाब सिर्फ अनका ने दिया था। वो बस उसे देखता रहा। तुमने कहा था तुम ये मुआहदा मजीद नहीं रखना चाहती। रहबर ने उसकी गुज़िश्ता बात का हवाला दिया। तुमने कहा था हाँ करने की ऑफ़र लामहदूद मुद्दत के लिए है। अनका ने भी यही किया। यही बेहतर लगा मुझे अपनी जज्बातियत में। इस ताल्लुक़ को खींचते रहने की ख्वाहिश में तुम्हारी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करके तुम्हें मज़ीद मुश्किल में नहीं डाल सकता हूँ। कहते वो खामोश हो गया था, जैसे वो उसकी रजामंदी दर्ज ही नहीं कर पाया था। कुछ मजीद पल दबे पाँव गुजरे और फिर वो झटके से उठता बाहर निकला था। पीछे वो खामोशियों में लिपटी अपनी जगह बैठी रही। रहबर का रवैया शायद आखिरी रद्द अमल भी ना होता जो वो उसके सवाल के मुस्बत जवाब देने पर तसव्वुर कर सकती थी। उसने जैसे सुना ही नहीं था, सुना भी था तो अहमियत नहीं दी थी, जैसे अब फ़र्क ही ना पड़ता हो। वो शख्स मुश्किल था, अब नाकाबिल फ़हम हो गया था। हवेली के अंदरूनी हिस्से में कदम रखते ही उसके लब मुस्कुराए थे। फरमान के दोनों बच्चे उसकी गाड़ी के हॉर्न सुनकर दौड़ते हुए उसकी जानिब आ रहे थे। 6 साला शाहान आगे था और 4 साला ज़ैनब पीछे। ध्यान से गिर जाओगे, सीढ़ियों पर नहीं भागते। उन्होंने एहतियात की ताकीद करते हाथ पीछे की जानिब बढ़ाकर मुनीर के हाथों से चीज़ की दोनों थैलियाँ तलब की थीं। वो दोनों भागते हुए उसके करीब आकर रुके तो मेहरान घुटनों के बल उनके आगे बैठा था। मेहरजाद के यूं हवेली छोड़ जाने के बाद फरमान हवेली छोड़ने की बात पर खामोश हो गया था। शायद वक्ती तौर पर मेहरान और उसके दरमियान कलाम अब भी मुनक़ता ही था। बाबा ये दोनों चॉकलेट्स भूल जाते हैं। मैंने बाबा को कहा कि चाचा कभी नहीं भूलते। शाहान ने शॉपर से 2 तरह की चॉकलेट्स निकालते उसे दिखाई। वो मुस्कुराया। चाचा छोटे शाह साहब से डरते जो हैं, हमारी मजाल हम कुछ भूलें। शाहान के कंघे से जमाए गए बाल बिखरे और मुझसे ज़ैनब फ़ौरन आगे हुई। आपसे भी बहुत डरते हैं हम। मेहरान ने उन हाथ बढ़ाकर उसे खुद से लगाया। सियाह आंखें वाली वो छोटी सी गुड़िया ही तो थी, बड़ी दादी साहब से ज़्यादा। कान के करीब मुँह ले जाकर सरगोशी में खुफिया सा सवाल किया। मनोवर बेगम की सख्त सी दहशत बच्चों पर भी थी। मेहरान ने बेइख्तियार कहका लगाया, बहुत ज़्यादा। जवाब से खुश होते हुए ज़ैनब अपना खोला गया चॉकलेट उसके मुंह के करीब ले आई थी, जिससे छोटा सा हिस्सा मेहरान ने तोड़ा। वो दोनों आगे पीछे भागते अपने कमरों की जानिब गए तो मेहरान के चेहरे की मुस्कुराहट भी सिमट गई। क्या होता रहा है आज? किसी सियासी काम के सबब वो पूरा दिन गायब रहा था। अब अंदाज लिया दिया सा था। रोज़ का ही साहब शाह, हाँ खैरो आया था। कह रहा था कि उसे भी इस दफ़ा बासमती नहीं तो फिर चाइना का बीज ही दे दें या फिर कुछ ज़मीन बढ़ा दें उसकी। एरी सस्ता जा रहा है। चाइना दे दो, वो भी लगा कर देख ले खैरू। ज़मीन तो और नहीं मिलेगी उसे। 2 जोड़ों से इतनी ज़मीन बमुश्किल काशत होती है। हाँ, अगर वो अपने शहर वाले बेटे को बुला ले तो जितनी कर रहा है उसकी आधी और दे दूँ। अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाता अंदाज में लापरवाही थी। ये रोज़मर्रा था। जी, और सीधू का बाप भी आया था याद कराने कि 2 हफ्ते बाद पेशी है। मुनीर को अगली बात याद आई जो शायद ज़्यादा ज़रूरी थी।
ये मसला तो हलक में अटका हुआ है, याद कराने की तुक है कोई? हलक में अटका मसला ज़बान तक कड़वी कर गया था। वो पूछ रहा था, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो उससे पूछ कर करूँगा मैं कुछ? वो भी भर गया, फिर धीमा पड़ा और गोया हुआ। धमकाया तो है उस वकील को, अगली पेशी तक की मोहलत है उसके पास, देखते हैं उस पर कोई असर पड़ा भी है या नहीं। उसके लिए बेहतर तो यही है कि वो आए ही ना, पर अगर आई तो फिर कुछ और देखेंगे उसका भी। अपने साथ ही गलत करेगी इस केस की पैरवी करके, कहते वो कमरे की चौखट पार कर गया था और मुनीर दरवाजे से वापस हो लिया। इस मिल का सालाना प्रॉफिट 2 बच्चों के सालाना अखराजात से कहीं ज़्यादा है। हम उसे इनकी आगे की तालीम के लिए जमा भी कर सकते हैं और फिर भी इतना बच जाएगा कि कम से कम 2 और बच्चे की एटलीस्ट तालीम तो हो जाए। तुम डोनर से पूछो, अगर वो इजाज़त दे तो। घर की लाइब्रेरी में वो आज उससे जुड़े कुछ कामों के लिए जमा थी। अनका ने बहराम सोमरू की राइस मिल की फाइल तैयार कर ली थी। सोमरू सब दस्तखत करके ही कुछ दिन कबल अपने इलाके वापस गए थे। अब वो रहबर को दिखा रही थी। उन्हें एतराज़ नहीं होगा, उसने बहुत एतमाद से कहा, जैसे वो जानती थी उन्हें। कम से कम इतना तो जानती ही थी कि उसका क्या फ़ैसला वो हंसकर ही कबूल करेंगे। ये यकीन था या फिर मान? यूँ नहीं था कि एक मखसूस इलाके में मौजूद राइस मिल किसके मिल्कियत है ये पता करना मुश्किल था। बस ये था कि अगर देने वाला जाहिर नहीं करना चाहता तो उसकी ख्वाहिश की इज्जत की जाए। अगली पेशी कब है? उसका इत्मीनान देखा रहबर बात बदल गया था। और फिर फैक्ट्री का प्रॉफिट हर 3 माह में इकट्ठा आता था, अभी 1 आध माह रहते थे। अनका की नज़रें सवालिया हुई कि वो रोज़ के हिसाब से पेशियाँ भुगतती थी। रहबर न जाने किस पेशी की मुतालिक पूछ रहा था। हाजरा बीबी के मुकदमे की 24 तारीख को। तारीख सुनकर रहबर की नज़र दोबारा फाइल पर झुक गई थी। वो पूछना चाहता था मुकदमे के मुतालिक, पर फिर रुक गया था। वही गुज़िश्ता मकालमे का बोझलपन। केस मजबूत है, बस एक खदशा है कि मुखालिफ वकील उसे ऑनर किलिंग के बजाय आम कत्ल ना साबित करने की कोशिश करें, क्योंकि उस सूरत में फिर हाजरा को प्रेशराइज करके माफ़ी ले लेना मुमकिन भी है और आसान भी। वो जानती थी कि वो उस मुकदमे से आगाह रहना चाहता है, सो उसके पूछने बिना ही वो तफसीलात बताने लगी। वही गैरत के नाम पर कत्ल में मुजरिम को माफ़ कराने के लिए इख्तियार किया जाने वाला हरबा के ये साबित कर दिया जाए कि कत्ल गैरत के नाम पर नहीं हुआ था और मकतूल का ख़ानदान चाहे तो मुजरिम को माफ़ कर सकता है। गैरत के नाम पर कत्ल लोग यकीन माफ़ नहीं कर सकते, पर मैं इस पहलू को नज़र में रखकर दलाइल बुल्ड कर रही हूँ। हमारे लिए ये सरप्राइज़ नहीं होगा। ऐसे मुकदमे उसने पहले भी देखे थे। मेहरान के धमकाने के मुतालिक अब भी कोई जिक्र न किया और ये मीटिंग जल्द अज जल्द स्केड्यूल करवाओ। एक और फाइल उसकी तरफ खिसकाते वो फिर से मौजू बदल गया था। ये एक गैर मुल्की औरतों के फलाह के लिए काम करने वाला इदारा था, जिन्हें अनका ने घर में मौजूद बच्चों की तालीम के लिए एक प्रपोजल पेश किया था। अनका का SAS का तजुर्बा देखकर वो उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने को तैयार हो गए थे और अनकरीब कोई मीटिंग तरतीब देने का अंदिया भी दे दिया था। सब बच्चों की तालीम की तरफ से इत्मीनान हो जाएगा। फिर ये लोग पे फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट से भी इम्यूनिटी मिल जाएगी। मुल्की करेंसी के मौजूदा जबो हाली के बहरान में उस स्किल का एक प्रोजेक्ट खड़ा करना एक बहुत बड़ा मुआशी चैलेंज था, जिसे बहुत हद तक रहबर ने खुद संभाला था और अब लोग जुड़ने लगे थे। वो अस्बात में सर हिलाती कुछ देर फाइल खोले बैठी रही। उसके काम से हटकर कुछ बोलने की मुंतज़िर लम्हे बीते, घड़ियाँ बीती और फिर वो उठ खड़ी हुई। ये इंतज़ार कठिन था। उसका रवैया ऐसा था जैसे उस दिन की वो मुलाकात उनके माबैन आई ही नहीं थी। और हाँ, दरवाजे की जानिब उठते कदम रुके तो क्या वो पलटी। इस बार देर मत करना। सामने रखी फाइल की वरगर्दानी करते उसने सरसरी सी याद दहानी कराई, जैसे वो वाकई उस मीटिंग की ही बात कर रहा हो। चेहरा किसी भी तासुर से आरी था, जैसे कहे जाने वाले दिल गजीदा जुमलों के कोई जान गसलमाई ने ना हो, जैसे वो ये बताते हुए कि उसका इकरार गर्दाना ही ना गया था कि वो आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद मौसूल हुआ था। उससे तो किसी आखिरी तारीख का जिक्र नहीं किया गया था। वो उनके दरमियान कहाँ से आ गई थी? वो शलसी उसे देखती रही। रहबर ने नज़रें नहीं उठाई, सारी तवज्जो उन
सफाहत पर मरकूज थी, जैसे वो बहुत अहम हो। सामने खड़ी खुद को देखती उस हस्ती से भी ज़्यादा अहम वो हो सकते थे। उसकी आंखों के दहशत में रेत के बगोले उड़ने लगे। फिर वो डूबते कदमों से पलट गई। जब वो जा चुकी तो रेवर ने नज़र उठाई, लब भींचे, फाइल बेजारी से बंद करके एक तरफ रखी। दरवाज़ा देखा जहाँ से वो बाहर गई थी। उसकी मुंतज़िर निगाहों के सेहरा की रेत किस कदर नरम हो गई थी। वो अगर उनमें देख लेता तो उनमें धंस जाता। बिना देखे ही वो आंखें रायगानी का एहसास सौंप गई थी उसे। तो यहाँ करते हैं हम 10th एपिसोड का एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।